नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ ओसीडी क्वेश्चंस एंड आंसर्स या ये कहें कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ प्रश्न डिस्कस करूँगा और उनके उत्तर दूँगा। तो आइए अब इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मुझे साइंस फिक्शन देखने की काफ़ी आदत है। मुझे बहुत पसंद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा साइंस फिक्शन पर बेस्ड मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ देखूं। लोग कहते हैं कि मैं ऑब्सेस हो चुका हूं बिल्कुल साइंस फिक्शन से। क्या इसका मतलब है कि मुझे ओसीडी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी भी टाइप के टीवी चैनल या टीवी शोज़ से ऑब्सेस्ड हैं या उसे बार बार देखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपको ओसीडी है। ऑब्सेशन वर्ड जो है वो आम रोज़मर्रा की भाषा में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और क्योंकि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ऑब्सेशन शब्द भी आता है तो अक्सर ये दोनों शब्द और इनके अर्थ मिक्स करके समझ लिए जाते हैं। अक्सर गलत तरह से रोज़मर्रा की भाषा में यूज़ किए जाने वाला ऑब्सेशन एक तरह का ओसीडी सिम्टम समझ लिया जाता है, जबकि ये दोनों टाइप के ऑब्सेशन के जो मीनिंग होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं। जब लोग कहते हैं कि वो ऑब्सेस्ड है किसी चीज़ से तो इसका मतलब होता है कि वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं उस चीज़ के साथ इन्वॉल्व रहने में। हो सकता है कि वो कोई पर्टिकुलर टीवी शो या किसी फिल्म एक्टर की फिल्में, उसके गाने बहुत ज़्यादा पसंद करते हों, उसकी प्लेलिस्ट को हमेशा अपने मोबाइल में, लैपटॉप में सेव करके रखते हों, हर जगह उन्होंने उस मूवी स्टार के वॉलपेपर लगा रखे हों, उसके गाने सुनते हों, उसका फैशन फॉलो करते हों। ये सब पॉसिबल हो सकता है कि कोई पर्सन जिसे ओसीडी नहीं है वो भी ऐसा करता हो। और ज़्यादातर लोग जो ऐसा करते हैं, जो फ़ैन होते हैं, किसी भी तरह के फैंस जो होते हैं, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको ओसीडी है। इस तरह की फ़ैन फॉलोइंग या इस तरह का कोई भी सो कॉल्ड ऑब्सेशन ओसीडी नहीं होता। ओसीडी होने के लिए ज़रूरी है कि किसी तरह की एंजाइटी उस सोर्स से, उस ऑब्जेक्ट या उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई हो, अटैच्ड हो। मतलब कहीं ना कहीं आपको एंग्शियस फील होगा अगर आप उस पर्टिकुलर टीवी शो या उस चीज़ को नहीं देख पाते या उसके साथ अपना कोई कांटेक्ट नहीं बना पाते। जैसे कि मान लीजिए आपको शादी पे जाना है और किसी दिन आपका बहुत इम्पोर्टेंट एक टीवी शो आ रहा है और आपको पता है कि वो मिस हो जाएगा और ऐसे में आप थोड़े से दुखी होते हैं, आपको लगता है अरे मेरा शो मिस हो गया। पर फिर भी आप नॉर्मली वेडिंग अटेंड कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है शो तो मैं बाद में भी देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, ये तो टीवी पर आता ही रहता है, या मैं डाउनलोड करके देख लूँगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, या शायद संडे को या किसी और दिन सारे के सारे शोज़ जो हैं वो बिंज वॉचिंग में देख लूँगा, बल्क में देख लूँगा। कुछ ना कुछ ऐसा करके आप प्लान करते हो और आप शादी में चले जाते हो। पर मान लीजिए इसी के उल्टे आप शादी में जाते हो और आपके दिमाग में सारा टाइम ये घूमता रहता है कि अरे शो में क्या आ रहा होगा, क्या चल रहा है, शो कैसे देखूंगा दोबारा, क्या वो शो दोबारा टीवी पे आएगा या नहीं आएगा। आप बार बार इंटरनेट पर जाकर चेक करते हैं कि वो शो दोबारा टेलीकास्ट कब होता है। आप आसपास किसी और व्यक्ति से पूछने की कोशिश करते हैं कि वो शो आपके भी चैनल पर, टीवी पर आता है या नहीं, क्या वो शो किसी और चैनल पर आता है, क्या किसी तरह से दोबारा उसकी एक्सेस ली जा सकती है, क्या कोई ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसकी सब्सक्रिप्शन से मैं दोबारा से वो शो देख सकता हूँ। आप अगर बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान हो जाते हैं कि आपका शो मिस हो रहा है और किसी तरह से बस आपको देखना है, बार बार उसे देखना है, वो मिस ना हो जाए, अगर मिस हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इस तरह का थिंकिंग पैटर्न, इस तरह का बिहेवियरल स्टाइल ओसीडी का लक्षण कहा जाएगा। इसी के साथ अगर मान लीजिए आप उस पर्टिकुलर टीवी शो को बार बार रिकॉर्ड करते हैं, उसे बार बार देखते हैं, कभी भी उसका कोई भी शो मिस नहीं करते, उसको अलग अलग जगह सेव करके रखते हैं, जैसे प्लेलिस्ट में सेव कर लिया, अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर लिया, पेन ड्राइव में सेव करके रख लिया। जब जब उसका शो आता है तब तब आप कई अलग अलग रेजोल्यूशंस में उस शो को डाउनलोड करने की, सेव करने की कोशिश करते हैं। बार बार चेक करते हैं अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप कि आपकी प्लेलिस्ट में या आपके सब्सक्रिप्शन में वो एडिड है या नहीं। इनफैक्ट आप कहीं बाहर भी चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं ट्रैवल पे चले गए, अपने काम धंधे पे चले गए, या जैसे वेडिंग पे चले गए, तो भी आप बार बार चेक करते हैं कि आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में या कहीं भी किसी डिवाइस पर आपके पास वो शो जो है वो एक्सेसिबल है या नहीं। तो ये सारे जो बिहेवियर्स होते हैं जिसमें आप पूरी तरह से परेशान रहते हैं, ऑक्यूपाइड रहते हैं और बेचैन हो जाते हैं कि कहीं वो शो या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ आपसे मिस ना हो जाए,
और बहुत बेचैनी एंजाइटी होती है, इसी को ओसीडी का सिम्टम माना जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को डॉक्टर ने ये था और ऐसे में मुझे ओसीडी डायग्नोज कर दिया, मुझे तो ये प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने मुझे ओसीडी बोल दिया, जबकि मैंने तो ऐसा कहीं सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है कि ये भी कोई ओसीडी होता है। तो कई सारे ऐसे मिसलेनियस और अलग टाइप के ओसीडीज लोग डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ से उनका ऑब्सेशन डेवलप हो सकता है और उसी से रिलेटेड कुछ कंपल्सिव एक्ट भी देखने में आ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ऑब्सेशन होगा टीवी शो का मिस ना हो जाना, और साथ ही कंपल्सिव एक्ट होंगे बार बार चेकिंग करना, उस शो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखना, जमा करके रखना, उसे बार बार डाउनलोड करना, देखना, ये सारे कंपल्सिव एक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी रोज़मर्रा की चीज़ को लेकर एक पर्सन के अंदर ओसीडी हो सकता है। और यही होता है कि ओसीडी कॉमन तो बहुत है, पर कई बार लोग इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं करते अनलेस कि उनके लिए ओसीडी बहुत अनबियरेबल हो जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस वाला इशू बन जाए, या घर के बाकी लोग उन्हें कहें कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो, अब आप ट्रीटमेंट के लिए जाओ। ये जो छोटे मोटे रोज़मर्रा के दिखने वाले ऑब्सेशंस होते हैं, शौक होते हैं, इसे कई बार लोग ओसीडी नहीं समझ पाते, इसे कई बार लोग ओसीडी का लक्षण नहीं समझ पाते, क्योंकि आमतौर पर जो धारणा होती है वो यही होती है कि ओसीडी का मतलब होता है बार बार हाथ धोना, सफाई करना, कुछ ऐसे सिम्टम्स। पर नहीं, ओसीडी कई अलग अलग रूपों में, फॉर्म्स में दिखाई दे सकता है। मेन जो उसका जो क्राइटेरिया है, अंडरलाइंग फीचर है, वो यही कि उसके अंदर एंग्जाइटी होनी चाहिए। अगर एंग्जाइटी नहीं है, अगर वो सिर्फ शौक है, तो वो ओसीडी नहीं है। दूसरा प्रश्न, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और मुझे एक क्रिकेट प्लेयर के ऊपर बहुत बड़ा क्रश है। मैं उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाती। मैं उसके बारे में डे ड्रीम करती हूँ और कई बार मेरे सपनों में भी वो क्रिकेटर आता है। क्या मुझे ओसीडी है? नहीं, ये सिर्फ हार्मोनल चेंज है। सिर्फ इसलिए कि आप ऑब्सेस्ड हैं किसी व्यक्ति से, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ओसीडी है। किसी पर क्रश होना, किसी के बारे में वन साइडेड लव होना, किसी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, उसके बारे में डे ड्रीम करना, या उसके ख्याल, उसके सपने रात को नींद में आ जाना, इनका मतलब ये नहीं होता कि किसी पर्सन को ओसीडी है। क्योंकि अगर इस तरह से देखें तो शायद सभी लोगों को ओसीडी होगा, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी को लेकर कभी ना कभी ऑब्सेस तो करता ही है लाइफ में, कभी ना कभी किसी को इस तरह का ऑब्सेशन या फैन फॉलोइंग तो होती ही है। ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। इनफैक्ट प्यूबर्टी के टाइम पर, जवान होते समय, इस तरह के बिहेवियर्स या इस तरह का थिंकिंग पैटर्न डेवलप होना बहुत नॉर्मल और बहुत कॉमन होता है। बहुत कॉमन है कि किसी पर्सन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेवलप हो जाएं, उसके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हो। इनफैक्ट वो कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो शायद अनअटेनेबल हो, मतलब उस पर्सन को जीवन में हासिल ही नहीं किया जा सकता, उस पर्सन के साथ शायद रियलिस्टिकली कोई रिलेशन बनाया ही नहीं जा सकता। तो ऐसे में और भी ज़्यादा लगता है कि किसी बहुत ही दूर के ख्वाब देखे जा रहे हैं, बहुत ही इम्पॉसिबल से ड्रीम्स देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में अक्सर बड़ा डिस्ट्रेस भी आ जाता है कि एक पर्सन के बारे में हम बार बार सोच रहे हैं और उस पर्सन से ना हम मिल सकते हैं, ना उसके साथ किसी तरीके का कोई कांटेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में लग सकता है कि शायद हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हैं, तो शायद ओसीडी हो गया हो। पर नहीं, ये सब बहुत नॉर्मल है और ये सब बहुत नॉर्मली ज़्यादातर लोग अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। अक्सर ऐसा होगा कि इस टाइप के जो क्रश होते हैं वो एक पर्सन से बदल के किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि यही तरीका होता है जिससे हमारे इमोशंस, हमारे ब्रेन्स, हमारे थॉट्स, हमारे माइंड काम करते हैं। खासकर कि एडोलेसेंस में, युवावस्था में, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। पर कई बार ये उन लोगों में भी देखने में आ सकते हैं बिहेवियर्स जो थोड़े बड़ी उम्र के हैं, जैसे 40-50 की उम्र में ये सब देखने में आ सकता है कि वो किसी व्यक्ति के लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएं। इनफैक्ट कई बार कोई मैरिड लोग जब किसी ऑपोजिट जेंडर के पर्सन से मिलते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और वो व्यक्ति उन्हें पसंद आ जाता है या आ जाती है, उनका व्यक्तित्व बड़ा ही चार्मिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, तो अक्सर उस व्यक्ति के ख्याल मन में आ सकते हैं और एक व्यक्ति अपने ऊपर डाउट कर सकता है कि कहीं मेरे को इस व्यक्ति से प्यार तो नहीं हो गया। और कई बार ऐसा होगा कि उस पर्सन के थॉट्स हम अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। ये भी बहुत नॉर्मल सी बात है। पर हाँ, इस टाइप के थॉट्स गिल्ट के
ओसीडी में कन्वर्ट हो सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों में ये जो थॉट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा गिल्ट हो सकता है और पर्सन अपने मोरल बिहेवियर, मोरल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा चेक कर सकता है, और ऐसे में वो जब खुद पर बहुत डाउट करते हैं तो ये एक ओसीडी का टाइप हो सकता है। पर तभी जब एक पर्सन के अंदर बहुत गिल्ट आए, बहुत एंग्जाइटी हो जाए और इस टाइप की थॉट्स को मन से निकालना बहुत मुश्किल हो जाए। ऐसे ही बिहेवियर्स तब भी देखने में आते हैं जब कोई लोग पहली पहली बार माता पिता बनते हैं। बच्चों के बारे में वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, बहुत चिंता करते हैं। बच्चा भी नया नया पैदा हुआ है, उसको कोई बीमारी लग सकती है, तो ऐसे में बहुत कंसर्न हो जाते हैं। पर ये जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और कंसर्न होना होता है ये भी ओसीडी नहीं होता। इसीलिए किसी के भी बारे में ज़्यादा सोचना या ज़्यादा कंसर्न रखना, किसी के बारे में सपने देखना, ये सब ओसीडी टाइप के ऑब्सेशंस नहीं होते। ओसीडी बहुत ही स्पेसिफिक डेफिनेशन रखता है, उसका बहुत स्पेसिफिक पैटर्न होता है। ऑब्सेशंस को बहुत इंट्रूसिव होना चाहिए, जबकि एडोलेसेंट लड़कियां या लड़के जब किसी को लेकर ड्रीम करते हैं, किसी पर उनका क्रश होता है, तो उनके जो थॉट्स होते हैं वो बहुत इंट्रूसिव नहीं होते, जबकि वो तो बड़ा एंजॉय करते हैं उस पर्सन के बारे में सोचना, और अपने दोस्तों को, अपनी फ्रेंड्स को ये सब बताया जाता है, उनके साथ डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, मज़ा आता है। इनफैक्ट उनकी एक अलग इमेज बन जाती है अपने ग्रुप में। और कई लोग अपने इस सेलिब्रिटी को लेकर मास्टरबेट भी करते हैं, तो काफ़ी सेक्सुअल फीलिंग्स भी रख सकते हैं। तो बेसिकली वो एंजॉय करते हैं इन इमेजेस और इन थॉट्स के साथ, जबकि ओसीडी में एक पर्सन एंजॉय नहीं करता अपने ऑब्सेसिव थॉट्स को। वो तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लेता है कि किसी तरह से इन विचारों को दिमाग से निकाला जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए इन थॉट्स को, इस थॉट से आने वाली एंग्जाइटी को किसी तरह से भगाया जाए, और ऐसे में वो कंपल्जन्स डेवलप कर लेते हैं। जबकि जिन लोगों को क्रश होता है वो अक्सर इन थॉट्स को अपने दिमाग से निकालना नहीं चाहते, वो तो और ज़्यादा चाहते हैं उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना। इनफैक्ट वो तो प्रेफर करते हैं कि वो जो पर्सन जिसके बारे में वो सोच रहे हैं शायद वो भी उनके बारे में वैसा ही सोचने लगे, शायद कोई तरीका हो जिससे कि उस व्यक्ति से मिला जा सके और उसको अपनी फीलिंग्स बताई जा सकें या उसकी फीलिंग्स अपने बारे में जानी जा सकें। कई लोगों को लगता है कि शायद ओसीडी की वजह से उनके अंदर स्टॉकिंग बिहेवियर डेवलप हो सकता है, मतलब वो ताका झाकी करना, गुपचुप तरीके से नज़र रखना, कुछ ऐसा बिहेवियर दिखा सकते हैं। या कई लोगों को लगता है कि शायद ओसीडी में ये कॉमन होता है, पर ओसीडी में अक्सर इस तरह के बिहेवियर्स डेवलप नहीं होते, क्योंकि ओसीडी एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसलिए पेशेंट जो है वो काफ़ी कॉशियस रहता है और वो बड़े प्रयास लेता है कि किसी तरह से वो पकड़ा ना जाए। इसलिए वो बड़े बचते हुए, बड़े दूर भागते हुए दिखाई पड़ते हैं, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि जिस पर्सन से उनको ऑब्सेशन हुआ है या जिसके इंट्रूसिव थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं, हर संभव कोशिश की जाए कि उस व्यक्ति को अवॉइड किया जाए, उसके आसपास ना भटका जाए, दूर रहा जाए, किसी भी तरह से उस पर्सन को ये ना पता चल जाए कि मैं उसके बारे में ऐसा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। जैसे होमोसेक्सुअल ओसीडी में भी ये काफ़ी कॉमनली देखने में आता है कि एक पर्सन जो है किसी अगर मेल से या फीमेल से जो कि उनके सेम जेंडर का है, अगर उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड किया जाए, ना कि उसको अप्रोच किया जाए जिसमें कि वो अपनी फीलिंग्स बता पाए। नहीं, ओसीडी में अवॉइडेंट बिहेवियर होते हैं। इसीलिए जो लोग स्टॉकर्स होते हैं और स्टॉकिंग को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड होते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर स्टॉक करें या चाहे रियल लाइफ में स्टॉक करें, वो लोग ओसीडी से पीड़ित नहीं होते। इनफैक्ट उनके अंदर एक तरह का परवर्जन हो सकता है, वो एक तरह का पर्सनैलिटी ट्रेट या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का लक्षण हो सकता है, या इनफैक्ट कई बार वो एक डिल्यूजन या साइकोटिक बिहेवियर भी हो सकता है। तो इसलिए ओसीडी जो है वो स्टॉकिंग भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा किसी के लिए कंसर्न रखना भी नहीं है, उसका मतलब किसी की फ़ैन फॉलोइंग का होना भी नहीं है। ये सारे बिहेवियर्स ओसीडी में नहीं आते। अगर ऐसा करने से किसी व्यक्ति को मज़ा आता हो, अच्छा लगता हो, या कोई क्रेविंग उसकी सेटिस्फाई होती हो, या कोई इच्छा उसकी जाहिर होती हो। तीसरा प्रश्न, ये जो एथलीट्स होते हैं या क्रिकेटर्स होते हैं जो कि अक्सर मैदान में कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं गेम से पहले या गेम के दौरान, जैसे हमेशा एक ही टाइप के गिलास से पानी पीना, एक ही रंग का रुमाल रखना, या जैसे क्रिकेटर करते हैं कि हमेशा पहले दाएं पैर का पैड पहनते हैं या दाएं हाथ के दस्ताने पहनते हैं, क्या इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं, रिचुअल्स होते हैं या ये सुपरस्टिशंस होते हैं, क्या ये सब ओसीडी होता है? आमतौर पर तो कहा जाएगा कि नहीं, ये ओसीडी नहीं होता।
पर हो सकता है कि किसी किसी एथलीट में, स्पोर्ट्स पर्सन में सच में ओसीडी हो सकता है कि उनके अंदर कुछ माइनर ऐसे कुछ ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स हो, या शायद उन्हें ओसीडी ही हुआ हो। ये सब उस एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन पर डिपेंड करता है। और इसे जांचने के लिए या इसकी ओसीडी से रिलेटेड वैलिडिटी को पता करने के लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि क्या अगर वो अपना रिचुअल परफॉर्म नहीं कर पाते तो क्या वो बेचैन परेशान रहते हैं, क्या वो उस गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्या हमेशा उन्हें इस तरह की टेंशन बनी रहती है। तो डिपेंड करेगा कि उनका मेंटल स्टेट कैसा होता है अगर वो अपना रिचुअल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए रिचुअल परफॉर्म करना या कोई सुपरस्टिशन होना ये अपने में ओसीडी नहीं होता, उसे ना करने से एक पर्सन का मेंटल स्टेट कैसा होगा ये डिटरमाइन करता है कि वो ओसीडी है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे कि कोई क्रिकेटर है और किसी दिन उसने मैदान पर जाते समय सबसे पहले अपना दायां पैर मैदान में नहीं रखा, मतलब उसको एक रिचुअल था कि वो सबसे पहले अपना दायां पैर रखता था। तो अगर किसी दिन उसने दायां पैर नहीं रखा और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया किसी भी वजह से, तो उसके दिमाग में सारा टाइम ये विचार घूमता रहे, अरे मैं तो आज पूरा दायां पैर नहीं रख पाया, मेरे को याद क्यों नहीं रहा, कैसे मैंने मिस कर दिया, मैंने दायां पैर नहीं रखा, इस वजह से मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हुई, कब कब मेरी परफॉर्मेंस इस तरह से ख़राब हुई है। वो ऐसा एनालाइज करने लगे, बार बार नोटिस करे, दूसरों से बार बार पूछने लगे कि मैंने कौन सा पैर पहले रखा था। अपने पुरानी मेमोरी में जाकर या दोबारा से अपनी टीवी रिकॉर्डिंग देखकर वो चेक करता रहे। इस तरह के बिहेवियर्स अगर वो शो करेगा तो ऑब्वियसली उसे ओसीडी है। पर अगर मान लीजिए वो एंटर करता है मैदान में और किसी वजह से दायां पैर पहले नहीं रख पाता और ख़राब परफॉर्म करता है, पर बाद में उस चीज़ को भूल जाता है, सोचता है हाँ शायद मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं था, शायद जो गेंदबाज था उसने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उसने तो और भी विकेटें ली थी, आज शायद हमारी पूरी टीम ही अच्छी नहीं खेल पाई, चलो ऐसा तो कभी कभी हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो इस तरह से रैशनलाइज कर ले और बहुत ज़्यादा अपने दाएं पैर के रखने वाले रिचुअल पर फोकस ना करे, तो ये जो पर्सन है ये रैशनली सोचता है, इसको अपने पैर ना रखने की वजह से एंग्जाइटी नहीं हुई है, तो ये ओसीडी नहीं है। हालांकि उसके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं कि अगर उसने पैर नहीं रखा था तो शायद इसी वजह से वो अच्छा नहीं खेल पाया, पर वो बहुत ज़्यादा परेशान और तंग नहीं होता, वो अपने सक्सेस और फेलियर को अपने पैर रखने से बहुत ज़्यादा एसोसिएट नहीं करता। तो उस केस में ये ओसीडी नहीं होगा अगर वो उसे एंग्जाइटी नहीं देता उसका रिचुअल। ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो इस तरह के रिचुअल्स इसलिए बना लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें उनका कोई लक छुपा है, कोई गुड लक है, क्योंकि किसी दिन वो बहुत अच्छा खेले थे, अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया था और एक पर्टिकुलर कलर के बैट या एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े को पहनने के बाद ही वो अच्छा खेल पाए थे। तो उन्हें लगा कि अच्छा ये इनका गुड लक चार्म है, ये इनका गुड लक है इसके अंदर, तो फिर ऐसा बार बार करना चाहिए। तो इस वजह से वो ऐसी आदतें डेवलप कर लेते हैं। और कई बार तो वो दूसरों की देखा देखी में भी ये चीज़ें डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि कोई दूसरा बल्लेबाज या कोई दूसरा फुटबॉल प्लेयर या कोई हॉकी प्लेयर इस तरह से करता है कि वो हमेशा हॉकी को यूज़ करते टाइम हमेशा उसे पहले 2 बार दाएं तरफ घुमाता है, बाएं तरफ घुमाता है 2 बार और फिर खेलना शुरू करता है। तो उन्हें लगता है कि अच्छा दूसरा कर रहा है तो मैं भी कुछ ऐसा ही कर देता हूँ, मैं उसको ऊपर नीचे उछाल देता हूँ या मैं भी उससे कोई अपना गुड लक चार्म जो है वो एसोसिएट कर देता हूँ। तो देखा देखी में या अपने अनुभवों की वजह से वो इस तरह के रिचुअल्स डेवलप कर लेते हैं। पर इनकी जो शुरुआत होती है रिचुअल्स की वो किसी इंट्रूसिव थॉट की तरह, कुछ बेचैनी और परेशानी की तरह नहीं होती। इनके मन में ये जो रिचुअल से रिलेटेड विचार हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते। इनफैक्ट कई बार हो सकता है कि उनको कोई गुड लक जैसा कोई रिचुअल तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे, पर कोई हैबिट हो सकती है। मान लीजिए वो हमेशा अपने साथ च्युइंगम रखते हैं और उनको च्युइंगम चबाने की आदत है, तो जब जब वो खेलते रहते हैं तब तब उनके मुंह में हमेशा च्युइंगम दिखाई देती है। और किसी दिन अगर वो च्युइंगम नहीं कैरी किए तो हो सकता है कि उनका बहुत ज़्यादा फोकस ना बने। पर ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन जो है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है, वो यही सोचे कि अच्छा च्युइंगम में तो मेरा गुड लक छुपा है, च्युइंगम होना ज़रूरी है, च्युइंगम अगर मेरी मिस हो गई तो मैं अच्छा खेल नहीं पाऊंगा, और वो हर संभव कोशिश करें च्युइंगम को अवेलेबल कराने की। नहीं, हो सकता है कि च्युइंगम खाने से या ना खाने से उनका कोई बहुत परफॉर्मेंस पर फ़र्क ना पड़ता हो, वो च्युइंगम की बजाय कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हों, च्युइंगम की जगह वो बीच बीच में कुछ स्नैक्स खा लेते हों, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि च्युइंगम के साथ वो एसोसिएट करें अपने किसी रिचुअल को, किसी एंग्जाइटी के साथ एसोसिएट करें। तो ये कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, रिचुअल्स हो सकते हैं, इनका होना ओसीडी नहीं होता। रोज़मर्रा के अनुभव में उनको शायद
अपनी हैबिट या अपना ये गुड लक रिचुअल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटरी या बहुत ज़्यादा कॉजल नहीं दिखाई देगा उनकी परफॉर्मेंस पर, मतलब उनको नहीं लगेगा कि ये इसका असर पड़ रहा है। पर कभी कभी उनके मन में ये इंट्रूसिव थॉट्स आ सकती हैं। हो सकता है कि किसी परफॉर्मेंस के साथ वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, हो सकता है कि कोई फेलियर या कोई लॉस जो उनको गेम में हुआ हो वो उनके दिल के काफ़ी करीब रहा हो और वो काफ़ी हर्ट हुए हों। तो उस केस में कभी कभी हो सकता है कि उनके मन में ये रिचुअल को फॉलो ना कर पाना बार बार इंट्रूसिव वे में दिमाग में परेशान करने लगे, और शायद हो सकता है उनका पूरा दिन या अगला दिन खराब हो जाए और वो ये सोचें कि अच्छा मैं ये नहीं कर पाया, इस वजह से ऐसा हुआ। उस केस में या तो वो बड़ा नॉर्मल इंसिडेंट हो सकता है, या फिर वो ओसीडी की शुरुआत हो सकती है, या फिर हो सकता है कि उस पर्सन को ओसीडी रहा हो और इस पर्टिकुलर लॉस की वजह से उनका ओसीडी बढ़ गया हो। तो ऐसे में एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही ज़्यादा बेटर तरह से बता सकता है थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद कि उस पर्टिकुलर एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन को ओसीडी है या नहीं। चौथा प्रश्न, कई सारे बच्चे कुछ ऐसी रूटीन्स डेवलप कर लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें डिमांड करते हैं, चाहते हैं, जिसके साथ उनका एक फिक्सेशन सा हो जाता है और वो हमेशा उसी चीज़ को पसंद करते हैं, उसी चीज़ को हमेशा अपने इर्द गिर्द देखना चाहते हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद की खाना पसंद करते हो, या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करना उनको पसंद हो, कोई पर्टिकुलर टॉयज़ उनको पसंद हो, और वो एक पर्टिकुलर वे में ही ये सब करना चाहते हैं। तो क्या ये ओसीडी है या ये नॉर्मल प्रोसेस है एक बच्चे की ग्रोथ का, डेवलपमेंट का? ये सवाल बहुत से पेरेंट्स को काफ़ी चिंता देता है, पर अच्छी बात यह है कि ये सारे जो बिहेवियर्स होते हैं बच्चों के, ये काफ़ी नॉर्मल होते हैं। ये नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। बच्चों में अक्सर फिक्सेशन होती है कुछ चीज़ों के साथ, जैसे कि उनका कोई टॉय हो सकता है, खास करके जैसे बच्चे जो निप्पल यूज़ करते हैं, पेसिफायर्स होते हैं, उसके साथ बच्चे का फिक्सेशन हो सकता है, उनको उसकी बार बार नीड हो सकती है। बच्चे को कोई खाने की चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं जो बच्चे डेवलप कर लें। या जैसे हो सकता है कि वो रात को सोने के पहले हमेशा गुड नाइट कहते हो और एक पर्टिकुलर वे में पोएम सुनाते हो सकता है कि सोने से पहले उनको हमेशा हग्स करने की, किसेस करने की आदत हो, या अपने पेरेंट्स के साथ एक पर्टिकुलर जगह पर सोने की आदत हो, या अपने बेड पर हमेशा अपना टॉय रखना पसंद हो, कोई फ्लफ़ी या स्टफ़ टॉय उनको हमेशा साथ में रखना पसंद हो। ऐसे कई सारे अटैचमेंट्स बच्चे चीज़ों के साथ डेवलप कर लेते हैं। या तो कोई इनएनिमेट चीज़ों के साथ अटैचमेंट हो सकता है, या एनिमेट चीज़ों के साथ, जैसे कि कोई पेट एनिमल हो गया, कोई छोटा भाई बहन हो गया, या शायद कोई पेरेंट हो गया, या कोई दादा दादी या फैमिली का कोई दूसरा पर्सन। तो बच्चे ऐसे किसी ना किसी वजह से फिक्सेट कर सकते हैं, इसको फिक्सेशन कहा जाता है। और अक्सर जब बच्चों को ये चीज़ ना मिले तो वो रो सकते हैं, टेंट्रम दिखा सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं। पर यह सब बहुत नॉर्मल होता है। सभी बच्चे कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ को लेकर इस तरह का फिक्सेशन दिखाते ही हैं। प्रॉब्लम ये चीज़ें तब बनती हैं, इस तरह के बिहेवियर्स, हैबिट्स, प्रॉब्लम तब बनते हैं जब अगर वो बच्चे को चीज़ ना मिल पाए या बच्चे की वो डिमांड पूरी ना हो पाए, तो बच्चा बहुत ज़्यादा टेंट्रम शो करे, रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे और दूसरों की नाक में दम कर दे। बच्चे को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाए, या खासकर बच्चे की रूटीन में जब वो काफ़ी इंटरफेयर करने लगे, मतलब बच्चे को एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करना ज़रूरी लगता है और अगर वो रूटीन फॉलो ना हो तो बच्चा बेचैन हो जाए, परेशान हो जाए। ऐसे बिहेवियर्स या तो कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकते हैं, या फिर ये ऑटिस्टिक बिहेवियर्स हो सकते हैं। इन्हें हम ओसीडी अब भी नहीं कहेंगे, पर हाँ, इस केस में कभी कभी बच्चों को साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि बच्चा कोई अंडरलाइंग बिहेवियरल प्रॉब्लम से डील कर रहा हो, या बच्चे को किसी तरह का इमोशनल और अटैचमेंट प्रॉब्लम हो। ऐसे में अक्सर बच्चे के साथ एक्सपोजर एक्सरसाइजेज की जाती हैं, जिसमें कि बच्चे को हेल्प किया जाता है कि वो इन अलग अलग चेंजेस और डिफरेंसेस के साथ एडजस्ट करना सीखे। रूटीन के अंदर या रोज़मर्रा के जो उसके फिक्सेशंस हैं, अगर वो उसको ना मिले या उसमें कोई बदलाव आ जाए, तो कैसे बच्चे को अपने इमोशंस को, अपने स्ट्रेस को हैंडल करना है, कैसे अलग अलग बदलावों को एक्सेप्ट करना है, ये सब बच्चे को सीखना ज़रूरी हो सकता है। और इसके लिए पेरेंट्स एक साइकोलॉजिस्ट की गाइडेंस ले सकते हैं। कई बार तो पेरेंट्स खुद ही ये सब बिहेवियर्स मैनेज कर लेते हैं, पर कभी कभी जब बिहेवियर्स खुद मैनेज नहीं हो पाते, किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को कंसल्ट करके भी जब ये बिहेवियर हैंडल नहीं हो पाते, तो अक्सर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। और ऐसे में हिचकिचाना नहीं चाहिए किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने में, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी बताएगा, उसके पीछे के रीजंस एक्सप्लोर करेगा, घर के बाकी लोगों के साथ बच्चे का रिलेशनशिप कैसा है इसे एक्सप्लोर करेगा,
बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए उसका इतना फिक्सेशन डेवलप हुआ है, क्या उसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, कैसे बच्चे को उससे दूर किया जाए, कैसे बच्चे की कुछ और रूटीन्स डेवलप की जाएं। इस तरह से काफ़ी सारा एनालिसिस करके बच्चे को कोई ना कोई एक्सरसाइज या टास्क टेक्निक के थ्रू मदद की जा सकती है और बच्चे के ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो के प्रश्न और उनके उत्तर उम्मीद है आपको ओसीडी को समझने में और मदद करेंगे। वीडियो सीरीज़ के साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।